This conference will now be recorded. जी, क्वेश्चन ये है कि EL is considering to take some of the following measures during the last week of the year ending 31st March 2021 in order to show better financial performance. 5 चीजें उन्होंने आपको बताई हैं। पहली चीज बताई है, इसको बल्कि पढ़ने से पहले हम रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ेंगे, तब जाकर क्वेश्चन आसान लगेगा। कहते हैं स्टेट द इफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज या नो इफेक्ट of each of the above measure of the financial ratio in the following format. नीचे उसने बताया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, करंट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट और क्विक रेशियो। कहते हैं ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं, जो ये रेशियो बताई गई है, कहता है इसकी वजह से नीचे वाली रेशियो पे क्या फर्क आएगा, क्या वो इंक्रीज डिक्रीज या कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम बारी बारी 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे और हमें पता चलता जाएगा। लिखा हुआ है जनाब, पे बैलेंस ऑफ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। सवाल यह है जनाब कि आपने सप्लायर आपके कम हुए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट ज्यादा हुआ है, एक लायबिलिटी कम हो रही है और एक लायबिलिटी बढ़ रही है। उसके बाद सप्लायर की पेमेंट में आपको डिस्काउंट रिसीव भी हुआ है। अब हमने देखना है इस रेशो से, क्योंकि हमारे सप्लायर पहले से कम हो रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट पहले से बढ़ रहा है। अब आपने मुझे ये बताना है कि जो 5% आपको डिस्काउंट मिला है, इसका मतलब क्या है। आपने जो पैसे लिए हैं, क्या उतनी ही लायबिलिटी कम हुई है या लायबिलिटी ज्यादा कम हुई है? लायबिलिटी ज्यादा कम हुई है, और जो आपने बैंक ओवरड्राफ्ट जो लायबिलिटी बढ़ी है वो कम है। दूसरी इसमें इंफॉर्मेशन अगर आप देखें, दूसरी इंफॉर्मेशन अगर हम इसमें देखें, हमारी इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ेगा या नहीं? इनकम स्टेटमेंट में फर्क पड़ना है या नहीं? एक हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, दूसरा आप सोच सकते हो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है। ऐसी बात है, ये दो इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब हमने जाना है अपने क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले आपने देखना है कि इस ट्रांजैक्शन, ये इस चेंज की वजह से क्या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे कोई चेंज आएगा? जी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एक बार याद रखें, फार्मूले में जो चीजें इस्तेमाल हो रही होती है ना, हमने उनको देखना होता है। ग्रॉस प्रॉफिट में सेल्स और परचेज का जिक्र होता है। किसका? दूसरे लफ्जों में सेल और कॉस्ट ऑफ सेल। इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट चेंज हो सकता है, हमारे करंट एसेट्स चेंज हो सकते हैं, हमारी करंट लायबिलिटीज चेंज हो सकती हैं, बट ग्रॉस प्रॉफिट चेंज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है पहले में आपने लिखना है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं। तो जहां पर ग्रॉस प्रॉफिट में पहले का कोई इफेक्ट नहीं। फिर हमने इसका देखना है क्या नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर इफेक्ट आएगा? तो आंसर इज यस। देखें, ग्रॉस प्रॉफिट का होता क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल है। इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट तब चेंज होगा अगर या तो सेल चेंज हुई या कॉस्ट ऑफ सेल की कोई आइटम चेंज हो। इस ट्रांजैक्शन में या पेएबल चेंज हो रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस में फर्क आ सकता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड पे।
इस ट्रांजैक्शन से 4 चीजें चेंज होगी। क्या इन चार कोई भी चीज इन चारों में से ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट कर रही है? तो इसका मतलब है हम लिखेंगे नो इफेक्ट। डन की बात। चलें जी, नेक्स्ट आ जाए, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। क्या वो कहता है नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर इज यस, पड़ेगा। हमारी डिस्काउंट ज्यादा हो, डिस्काउंट रिसीव्ड, अदर इनकम बढ़ जाएगी। अदर इनकम बढ़ने की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट पहले से बढ़ जाएगा। हाँ, ये बात भी आप सोच सकते हो कि सर ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा, लेकिन जब हमने डिस्काउंट रिसीव किया ना, उसका इफेक्ट अभी आ जाएगा। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट एक टाइम गुजरने के बाद इंटरेस्ट लेंगे। नो डाउट वो काम ये ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिल वक्त हमें डिस्काउंट रिसीव से हमारी अदर इनकम में इजाफा हो रहा है, और अदर इनकम के इजाफे की वजह से नेट प्रॉफिट रेशियो पहले से बढ़ जाएगी। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इस चेंज की वजह से पहले से बढ़ जाएगी। उसके बाद वो कहता है करंट रेशियो। जी जनाब, ये इंटरेस्टिंग है। करंट रेशियो पहले से कम होगी या ज्यादा? सोच के बताना है। करंट रेशियो पहले से कम होगी या ज्यादा? दोबारा सुन लीजिएगा, हमारे सप्लायर पहले से कम हो रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट ज्यादा हो रहा है। मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये पता चले कि करंट रेशियो पहले से बढ़ेगी या पहले से कम हो जाएगी। अब जरा गौर फरमाइएगा। सपोज दैट, अब सुनिए बात सारी गौर, जब भी ऐसा सवाल आए ना, आप लोग ना एक चीज अज्यूम कर लिया करो। मैं एक करंट रेशियो अज्यूम कर लेता हूं 2/1। ये मेरे पास है करंट एसेट्स और ओवर करंट। अब आप मुझे बताएं, अस्सलाम वालेकुम सर, का 200 पे कर रहा हूं, 200 पे कर रहा हूं, तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरे क्रेडिटर कम हुए होंगे वो 210 हुए होंगे सपोज। इसका मतलब ये हुआ मेरी लायबिलिटी कम 210 से हुई और लायबिलिटी बढ़ी 200 से। ऐसा ही है। मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया 200 रुपए, क्रेडिटर को पे कर दिया, क्रेडिटर से 5% डिस्काउंट भी ले लिया, मेरी लायबिलिटी और लायबिलिटी बढ़ी 200 से। इसका मतलब है मेरा नेट इफेक्ट लू ना, तो डिनोमिनेटर पहले से कम हुआ है। डिनोमिनेटर पहले से ऑलरेडी वो कितनी अमाउंट से रिकॉर्डेड था? 210 से। क्रेडिटर की अमाउंट पहले 210 पड़ी हुई थी, मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लेकर वो पे कर दिया। इसका मतलब है क्रेडिटर मेरे कम हो गए 200 से या 210 से? डिस्काउंट रिसीव के चक्करों में 210 से कम हुए और 200 रुपए का हमारा लायबिलिटी बढ़ गई। इसका मतलब है हमारा डिनोमिनेटर 210 से कम हुआ है और 200 से बढ़ा है। ओवरऑल नेट इफेक्ट लो तो डिनोमिनेटर पे क्या फर्क पड़ा है? कम हुआ, और डिनोमिनेटर कम होने से हमारी रेशियो पहले से बढ़ जाएगी। एक और एग्जांपल देता हूं ताकि जी वालेकुम सलाम। जी जी सर, पूछना था कि आप IAS 8 कब स्टार्ट करवा रहे हैं? कोई हाल नहीं तेरा, वो पहले ये सवाल तो समझ ले, बाद में मैं वो बात बता। चलें जी, मैं दोबारा समझा देता हूं, अब जरा खामोशी। सपोज दैट मेरे पास, अब बोलना नहीं प्लीज, ये पहले से रेशियो मेरी है, ये करंट एसेट्स हैं, बोले ना प्लीज, और ये करंट लायबिलिटी। डन। मैंने कहा कि 200 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट लायबिलिटीज पहले से चेंज होगी। पहले इसका आंसर आ रहा था 2/1 या 2। अब हुआ ये, मैंने 50 रुपीज बैंक ओवरड्राफ्ट लिया और 60 से मेरे क्रेडिटर थे, मैंने उनको 50 रुपीज पे करके 60 की लायबिलिटी कम करवा ली। डन। पे कितना किया?
मेरे क्रेडिटर कितने कम हो गए? इसका मतलब है जो मेरी पहले 100 लायबिलिटी पड़ी थी उसमें से क्रेडिटर खत्म हो गए, लेकिन मेरी बैंक ओवरड्राफ्ट जो लायबिलिटी बढ़ी वो भी तो करंट लायबिलिटी है ना। अब ओवरऑल मेरी नई करंट लायबिलिटी क्या होगी? 90 या 110? 90। तो मेरे भाई अब अगर मैं 90 पे डिवाइड करूंगा तो मेरा पहले आंसर आ रहा था 2, अब आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब है पहले से मेरी रेशियो बढ़ जाएगी। ये बार बार पेपर में सवाल आ रहा है और एमसीक्यूज में तो ये कंफर्म सवाल आता है, वो कहता है ये काम हुआ है, बताओ ये रेशियो पहले से कम हो जाएगी या ज्यादा। आपने काम करना है, वो रेशियो कोई अज्यूम कर लो अगर गिवन नहीं है, उसमें खुद से ये अजम्पशन ले लो कि जाहिर सी बात है ये बात तो कंफर्म होगी, क्रेडिटर ज्यादा होंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कम होगी। इसलिए तो हमने कहा है ना कि डिस्काउंट रिसीव, इसका मतलब है कम पैसे देकर क्रेडिटर ज्यादा कम हो गए जी। अब ओके ये? हाँ जी जनाब, नेक्स्ट चलते हैं फिर। नेक्स्ट आ जाएं। पेन काम ही नहीं कर रहा प्रॉपर। हाँ जी जनाब, चलें जी। नेक्स्ट है करंट रेशो। करंट रेशो तो होगी, करंट रेशो पहले से इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है स्टॉक टर्नओवर टाइम। जरा खामोशी प्लीज। स्टॉक टर्नओवर टाइम। हाँ जी जनाब, स्टॉक टर्नओवर इन टाइम। स्टॉक टर्नओवर टाइम का मतलब क्या होगा? ये होल्डिंग पीरियड है या स्टॉक टर्नओवर रेशियो है? ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। अगर आपको याद होगा जब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लिखाते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय टाइम। आप मुझे बताएं कि इस ट्रांजैक्शन से स्टॉक टर्नओवर रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है? एवरेज स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल। तो इसकी वजह से ना एवरेज स्टॉक पे कोई फर्क पड़ता है ना कॉस्ट ऑफ, इसका मतलब है इसके ऊपर भी कोई फैक्टर नहीं आएगा। ये भी बात खत्म हो गई। फिर आ जाए रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। रिटर्न ऑन, एक बात याद रखें, इस वजह से हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बढ़ने से हर टाइप का रिटर्न बढ़ेगा, अनटिल एंड अनलेस के कोई और इफेक्ट ना आए। तो आपने ऊपर एनपी रेशियो कहा था ना कि बढ़ेगा, और हर तरह के रिटर्न के ऊपर, हर तरह के रिटर्न के ऊपर आपको पता है फार्मूला क्या होता है? हर तरह का रिटर्न होगा, फार्मूला स्टार्ट ही क्या होता है? प्रॉफिट से। हाँ जी, हर तरह के रिटर्न के ऊपर प्रॉफिट का जिक्र होता है। तो इसका मतलब है रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट फौरन हमें पता चल जाएगा कि पहले से इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आ जाएं, क्विक रेशो। ये अब आप थोड़ा सा खुद से सोच के बताएं, क्विक रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा? क्विक रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा? जिसको फार्मूले की सही समझ है वही बताएगा जी। वो भी पहले से इंक्रीज होगा।
वो भी पहले से इंक्रीज हो। क्लियर होगी बात? तो लो जनाब, पहली बात उसने कहा कि हमने क्रेडिटर को पेमेंट की है बैंक ओवरड्राफ्ट के जरिए, क्रेडिटर को पेमेंट की है बैंक ओवरड्राफ्ट के जरिए। तो हमने देखा कि कुछ रेशो हमारी कम हो रही थी, कुछ रेशो हमारी ज्यादा हो रही थी, और कुछ पे कोई फैक्टर नहीं आ। और ये सही फैक्ट तब भी आता है जब फार्मूला आपको सही तरह याद हो। अब आ जाए जनाब नेक्स्ट, स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स एट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। स्लो मूविंग कॉस्ट, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो आप ये बताएं कि इसके ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स एट प्राइस इक्वल टू द कॉस्ट। जीपी रेशो मार्जिन में कम होगी या ज्यादा होगी? अब देखें, आप ज्यादा जज्बाती ना हो, आराम से सोचें, सवाल को ना लिख लिया करें ताकि आपको आइडिया हो जाए। जीपी रेशियो का फार्मूला लिख लेते हैं, क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट ओवर। अब सबर, सवाल को आपने गौर से पढ़ा, कहता है कि एक 10 रुपए वाली चीज 10 रुपए में ही बेच दी, ये सवाल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नॉर्मल सेल प्राइस पे बिकता तो सेल पहले से ज्यादा होती या कम? आप देखें ना, आपने जरा गौर से सुने, ये बात आपने सुनी होगी, जब भी लोअर सेलिंग प्राइस पे कोई चीज बेची जाए ना तो जीपी रेशियो हमेशा कम होता है। जब भी लोअर प्राइस पे कोई चीज बेची जाए तो जीपी रेशियो हमेशा, वो जाहिर सी बात है, प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है, प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है। आप लोग ये सोच सकते हो कि सर नीचे सेल भी तो कम हो रही है, ऐसी बात आप सोच सकते हो, सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है, सेल भी कम हो रही है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट भी उतनी अमाउंट से कम हो रहा है। अगर सेम रेशियो से ऊपर नीचे चेंज है ना, जरा गौर फरमा ले, मैं कहता हूं आपको पहले रेशियो थी 20%, नॉर्मल रेशियो क्या है? 20%। अगर आप एक चीज 2 रुपए नुकसान पे बेच रहे हो, नुकसान है नहीं लेकिन प्रॉफिट तो कम हो गया, 12 रुपए की चीज हम कितने की बेच रहे हैं? 10 रुपए की, और उसको खरीदा भी कितने का था? 10 रुपए का। इसका मतलब है अगर नॉर्मल सेल प्राइस पे बिकता तो हमें 2 रुपए प्रॉफिट ज्यादा आता, सेल भी 2 रुपए ज्यादा आती। अब हमारी सेल भी 2 रुपए कम होगी और प्रॉफिट भी 2 रुपए। अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 18 ओवर, पहले वाला आंसर भी चेक कर लें, दूसरे वाला आंसर भी चेक कर लें। नहीं, फिलहाल उसने ये कहा है, वैसे तो नॉर्मली जब भी ट्रेड डिस्काउंट दो या सेलिंग प्राइस कम करो, जीपी रेशियो हमेशा कम होता है। हमने ये एग्जांपल पढ़ी भी थी, टू कैप्चर द मार्केट शेयर, वो ट्रेड डिस्काउंट दे देता है या सेल प्राइस कम कर देता है। ये तो सेल प्राइस कम किया उसने तो बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट पे चला गया, तो उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो हमेशा पहले से कम हो जाएगा, सेम आएगा ही नहीं। आप जरा चेक करो, 20 ओवर 100 तो कितना आंसर है, और 18 ओवर 98 करो, 0.18। कम हुआ या नहीं? किस वजह से कम हुआ? क्योंकि आपने एक चीज जिसके ऊपर आपने प्रॉफिट कमाना था नहीं कमाया। और वैसे भी आपको याद होगा, जब भी सेलिंग प्राइस कम हो या ट्रेड डिस्काउंट दे, जीपी रेशियो हमेशा कम होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब सेम रेशियो से ऊपर नीचे जो चेंज आता है ना, तो रेशियो हमें किसी टाइम रेशियो बढ़ती भी है, किसी टाइम रेशियो कम भी होती है। आप बेहतर यही है कि आप एक एग्जांपल ले लिया करो। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरे पास जो सेल है ना वो है 20 ओवर 100, यानी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 20 है, सेल्स मेरी कितनी है? मैं कहता हूं जी एक चीज मैंने 5 रुपए नुकसान पे बेची या 5 रुपए कम प्राइस पे बेची, सेल भी कम प्रॉफिट भी कम, और जितनी अमाउंट कम कीमत पे बेचूंगा मेरी सेल भी कम हो जाएगी और मेरा प्रॉफिट भी। तो यहां पर मैं 15 ओवर 95 करूंगा। अब पहले वाली चीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो 20% आता है, और 15 को 95 पे डिवाइड करो तो कुछ और आंसर आएगा। कॉस्ट उतनी बढ़ेगी ना,
कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट पे और सेल पे फर्क पड़ेगा। जी सही है, कॉस्ट उतनी ही माइनस होगी। डन? नहीं नहीं, बात सुने पूरी, वो मेरी बात सुने। सवाल ये है, नॉर्मली हम अपनी चीज को प्रॉफिट में बेचते हैं, इसका मतलब है नॉर्मली हमारी सेल ज्यादा होती है। अब अगर एक चीज जो मैंने 100 रुपए की खरीद के 120 रुपए की बेचता था, अब 100 रुपए की चीज मैं 100 रुपए में बेचूंगा, इसका मतलब है मेरी कॉस्ट ऑफ सेल में कोई फर्क नहीं आया, चाहे मैं 120 की बेचूं चाहे 100 की, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल तो मेरी होगी फिक्स। डन? अब मेरी आ जाएगी सेल, सेल पहले से कम होगी। पहले मैं 100 रुपए की चीज 120 में बेच रहा था, अब 100 की चीज कितने में बेच रहा हूं? 100 में। तो मेरी सेल पहले से कम हो जाएगी या ज्यादा? सेल कम हो जाएगी, बट कॉस्ट ऑफ सेल उतनी रही। अब हमारा होगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट पहले से कम हो जाएगा और सेल्स कम हो जाएंगी, कॉस्ट हमारी वही की वही रहेगी। बेची आपने, जितनी कॉस्ट है उतने में ही बेची है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं हुआ। अब नेट इफेक्ट आप देखें, आपका प्रॉफिट कम होगा या नहीं? इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया, चले सेल कम होगी या नहीं? पहले आपने नॉर्मल, अगर सेल प्राइस ज्यादा हो तो हम 120 रुपए की बेचते हैं, इसका मतलब है सेल तो हमारी ज्यादा रही। चले एक और बात, आप कहते हो कि सेल चलो हो गई, प्रॉफिट तो कम हो रहा है, ये तो मान रहे हो ना, तो जब प्रॉफिट कम होगा तो जीपी रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, कॉस्ट तो वही रहेगी, कॉस्ट वही रहेगी। आप देखो ना, ये इन्वेंट्री में IS2 के अंदर पढ़ाया जाता होता है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लें कि अगर मैं एक नॉर्मल सेल करता हूं, मैं 200 की मेरी सेल्स होती हैं और उसके ऊपर कॉस्ट आ जाती है 180, ये है कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट कितना आ गया इसमें? अब कहते हैं कि एक ऐसी चीज जिसको हमने, जितनी उसकी सेल कॉस्ट प्राइस थी उतनी ही सेल प्राइस है। डन? अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसी चीज के वो अमाउंट एक मैं ऐड कर लेता हूं, मैं वो कहता हूं कि जी एक 50 रुपए की चीज थी, मैंने 50 रुपए में ही बेच दी, इसका मतलब है सेल में कितना इजाफा होगा? 50 का। कॉस्ट ऑफ सेल में कितना इजाफा होगा? 50 का। कितनी हो जाएगी? कितना? 230। प्रॉफिट कितना हो गया? अब मुझे 20 को 250 पे डिवाइड करें और पहले आप 20 को 200 पे डिवाइड करें, चेक कर लें प्रॉफिट चेंज हुआ है या नहीं। पहले 20 रुपए 200 पे डिवाइड होकर हमें प्रॉफिट आएगा, अब 20 रुपए आप चेक करके देख लें, प्रॉफिट आपका कम हो जाए। पहले कितना आ रहा था? 0.10, दूसरी बार कितना आ रहा है? 0.8, कम हो गया। और वैसे भी एक नॉर्मल हम बात करते हैं, जब भी सेल प्राइस कम हो जाए, सेल कम हो जाए, ट्रेड डिस्काउंट दे दो, हमेशा जीपी रेशियो पहले से कम हो जाएगी। वैसे भी हम चीज एक प्रॉफिट पे बेच ही नहीं रहे, चीज एक प्रॉफिट पे बेच ही नहीं रहे, तो इसका मतलब है हमारी जो जीपी रेशियो है वो पहले से कम हो जाएगी। उसके बाद जीपी रेशियो अगर कम होगी तो एनपी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसका मतलब है जीपी रेशियो भी कम होगी और एनपी रेशियो भी कम हो जाएगी। करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? करंट रेशियो में क्या आता है? करंट एसेट्स ओवर करंट। तो मुझे बताएं कि चाहे जीपी कम हो ज्यादा हो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन? नेक्स्ट आ जाए स्टॉक टर्नओवर टाइम। स्टॉक टर्नओवर टाइम, आप मुझे ये बताएं कि स्टॉक टर्नओवर टाइम, फार्मूले पे जाएं, फार्मूले पे जाया करें। फार्मूला क्या बनता है? सर आपने करंट रेशियो को क्या बताया?
फार्मूला होता है जनाब कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। टाइम में आंसर आता है। अब इसमें वो कह रहा है कि जनाब एक स्टॉक आप बेच रहे हो, जितनी उसकी कॉस्ट है उतनी ही उसकी, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल कुछ स्टॉक ज्यादा हो जाएगी या कम? कॉस्ट ऑफ सेल सेम रहेगी, कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक पे क्या फर्क पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक, एवरेज स्टॉक ओवरऑल कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये कम होगा तो हमारा आंसर पहले से बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल पे वही रहना है, जो स्टॉक हमने बेचा जाहिर सी बात है उतने ही से स्टॉक आउट हो जाएगा, तो ये रेशियो पहले से बढ़ जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर करंट रेशियो बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि करंट एसिड जो है वो हमारे कम हो रहे हैं। करंट रेशियो बढ़नी बढ़नी चाहिए। चाहिए या कम यस होनी सर, चाहिए? करंट एसिड कम हो रहे हैं ना, बढ़नी चाहिए सर कोई करंट मेरे- रेशियो, क्योंकि करंट एसिड। सवाल ये है, सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। ठीक है, आपने एक स्टॉक बेचा है, जितनी उसकी कॉस्ट थी उतने का ही बेच दिया। आप मुझे बताएं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे क्या फर्क पड़ेगा, हम देख लेते हैं। आप लोग, मैं कहता हूं करंट एसेट्स हमेशा ना फार्मूले अप्रोच पे जाया करो, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब जरा गौर फरमाएं, मेरे पास 200 के पहले करंट एसेट्स थे और 100 की करंट लायबिलिटीज थी, ये पहले की बात है। मैं कहता हूं 200 में से मैंने 50 वाला स्टॉक 50 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब है 50 रुपए मेरे पास कैश आएगा और 50 रुपए का स्टॉक कम हो जाएगा। बताओ क्या फर्क पड़ा? करंट एसेट में जब मैं 50 रुपए वाला स्टॉक बेचूंगा और बेचूंगा भी 50 रुपए में, तो मेरे पास कैश 50 आ गया और स्टॉक मेरा 50 वाला कम हो गया। डन? तो मेरी रेशियो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। और जहरी सी बात है, आपने एक स्टॉक बेचा 50 रुपए वाला स्टॉक 50 रुपए में बेचा, एंट्री पास कर लेते हैं कैश टू सेल्स, तो यही एंट्री होती है ना। कैश मेरे पास 50 रुपए का आ गया और 50 रुपए का स्टॉक मेरा कम हो गया। नेक्स्ट आए रिटर्न ऑन एसेट्स, इसके ऊपर आप बताएं कि क्या फर्क पड़ेगा। रिटर्न ऑन एसेट्स, हाँ जी, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट्स। अब पहले आप ये भी देखना है गौर से कि रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट है या रिटर्न ऑन एसेट्स है। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, हाँ जी जनाब। चलें जनाब लिख लेते हैं। रिटर्न आपको पता है, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स। आपका प्रॉफिट पहले से कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? प्रॉफिट आपका पहले से कम हो रहा है। क्या इस ट्रांजैक्शन की वजह से नॉन करंट एसेट पे कोई फर्क पड़ेगा? यानी आपने एक कॉस्ट, यानी इसका तो नॉन करंट एसेट से दूर दूर तक लिंक नहीं है, तो ये पहले से फिर कम हुआ या ज्यादा? अच्छा, कुछ लोग ना आई कैप के सॉल्यूशंस को भी देखते हैं, या कुछ लोग तो माशाल्लाह इतने इफेक्टिव होते हैं कि सॉल्यूशन सामने रखकर बैठ जाते हैं, तो वहां सॉल्यूशन के अंदर इसका गलत लिखा हुआ है। वहां पर आई कैप ने जो सॉल्यूशन दिया है ना फिलहाल, उसके ऊपर लिखा हुआ है नो इफेक्ट, वो गलत है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि रिटर्न ऑन एसेट डायरेक्ट प्रॉफिट से लिंक्ड है,
प्रॉफिट पहले से कम होगा तो रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट भी पहले से कम हो जाएगा। लास्ट वन, क्विक रेशो। क्या करंट एसेट्स का? तो फिर वैसे तो करंट एसेट का कभी पूछता ही नहीं है, रिटर्न ऑन करंट एसेट होता ही नहीं है, या रिटर्न ऑन एसेट्स होता है या रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। क्विक रेशो के ऊपर बताए जनाब। क्विक रेशो और करंट रेशो एक जैसी होती है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है। अब आपको देखेंगे कि ये, चले आप इतना बता दें, क्विक रेशो पे इससे क्या फर्क पड़ेगा, जरा गौर से। क्या आप कहते हैं बढ़ जाएगा? सर डिक्रीज होगी। फार्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। डन। अब करंट एसेट्स सपोज दैट हमारे पास जितने भी हैं 200 के हैं, मैं कहता हूं स्टॉक मेरा 40 का है, ये पहले वाली रेशियो में बता रहा हूं 100। डन। अब बिल्कुल वही काम इसके साथ होना है जो काम किसके साथ हुआ था, करंट रेशियो के साथ। अब मैंने कहा कि ये मेरे पास 160 ओवर 100 पहले की रेशियो है। अब मैंने 50 रुपए वाला स्टॉक 50 रुपए में बेच दिया, कैश में इजाफा हुआ। वो कैश में इजाफा हो या डेटर में इजाफा हो, है तो करंट एसेट ही ना। इसमें मैंने 50 रुपए ऐड कर दिए। क्या मैंने इसमें 50 माइनस भी करना या नहीं? क्योंकि इसमें तो क्लोजिंग स्टॉक होता ही नहीं है। इसका मतलब है इसमें कैश तो ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, तो ये रेशियो मेरे पास हो जाएगी 210 ओवर, पहले से इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज। दानों की बात। तो ये हमने सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स एट प्राइस इक्वल टू द कॉस्ट के इफेक्ट देखें जी। किसका? क्विक रेशियो में देखें, हमारे पास मैंने कहा कि ये थे करंट एसेट्स विदाउट स्टॉक डिवाइडेड बाय 100 थी करंट लायबिलिटी। ये पहले का काम है, इसके ऊपर जो उसने ट्रांजैक्शन में बताया ना वो इफेक्ट लेना है आपको। डन। वो इफेक्ट कैसे लेंगे? मैंने कहा 50 रुपए की चीज 50 में बेची तो 160 में 50 ऐड हो जाएगा कैश या डेटर, लेकिन स्टॉक तो इसमें होता ही नहीं है, तो स्टॉक तो माइनस होगा ही नहीं, तो डिवाइड कर देंगे 100 से। जानों की बात। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। ये जरा आप गौर करना है, रिकवर डेटर्स बैलेंस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, हमने अपने डेटर्स को। अब मैं आपको पहले इसके सारे इफेक्ट बताता हूं, फिर आप इसके ऊपर बात कर लें। जब हम किसी डेटर को डिस्काउंट देते हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हमारा डिस्काउंट अलाउ आएगा, डिस्काउंट अलाउ से मेरा नेट प्रॉफिट इफेक्ट हो गया, एक बात खत्म। दूसरा, मेरे पास कैश आएगा कम, लेकिन मेरे डेटर ज्यादा कम हो, मेरे पास कैश कम आएगा। तो जाहिर सी बात है, मैंने एक डेटर मेरा था 110 रुपए का, वो मुझे कितने पैसे दे रहा है? 100 रुपए, और मेरे डेटर कितने कम हो रहे हैं? अब सारे इफेक्ट दिमाग में चलाएं, मेरे करंट एसेट्स कम भी हो रहे हैं, ज्यादा भी हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा थोड़े से हो रहे हैं, कम ज्यादा अमाउंट से। और अगर मैं नेट इफेक्ट लूं तो मेरे करंट एसेट्स कम हो रहे हैं। अब मैं एक दफा थोड़ी सी एग्जांपल आपको बताता हूं। 100 रुपए के डेटर्स और उनके बदले कैश कितना आ रहा है? 90 रुपए। इसका मतलब है मेरे डेटर्स कम होंगे 100 रुपए से, और मेरा कैश इंक्रीज होगा 90 रुपए से। ये जो 10 रुपए का इफेक्ट है जाकर मेरा नेट प्रॉफिट कम कर देगा। इन तीनों चीजों को दिमाग में रखकर हमने सारी रेशियोज बता देनी है। इसको हम कह सकते हैं नेट एसेट्स कितने से कम हो रहे हैं? 10। अब हर रेशियो पर आप अपना फार्मूला अप्लाई करते जाओ, आपका काम। जीपी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा?
आपके सामने है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें क्या क्या आ रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, कैश आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड आ रहा है, और इन तीनों का ताल्लुक ग्रॉस प्रॉफिट के साथ नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट होता तब आता है क्योंकि उसका ताल्लुक कैश और सॉरी सेल और परचेज के साथ होता है। लो जनाब, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का लिखे, नो इफेक्ट। एनपी रेशो कम हो जाएगी क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस में आ गया। और मजे की बात है, जिस जिस जगह रिटर्न आता है ना प्रॉफिट वाला, उसको कोशिश करना काम करने की, लेकिन कभी कभी उसका डबल इफेक्ट हो जाता है तो वो कैंसिल भी हो जाता है जाके। लेकिन इससे हमारा एनपी रेशो कम, करंट रेशो कम होगी ज्यादा। करंट रेशो, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, ऐसे नहीं, जरा सोच के बताना। और मेरे करंट एसेट्स पहले से कम हो रहे हैं, ज्यादा कम हो रहे हैं, लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है, एसेट्स कम हो रहे हैं, लायबिलिटी वही है, तो आंसर पहले से कम हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है आपको ना लिखकर बताना पड़ता है। देखें, ये थे पहले हालात, 500 ओवर 100। मैंने क्या किया, इसका आंसर कितना आ रहा था, 5। मैंने कहा 500 में से 90 कैश आ गया, 10 के डेटर्स चले गए, 100 के डिवाइडेड बाय लायबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़ा। अब रेशो फाइंड करके बता दो कम हो रही है या ज्यादा। इसके जितने भी गए गुजरे भी पेपर में नंबर आए ना, तो ये चीज सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक 2 नंबर का आपके एमसीक्यूज में आ जाता है। ऐसे ही वो बता देता है कि ये काम हुआ है, फलां वाली रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा। और अगर आपको फार्मूला याद है तो वहां से डायरेक्ट नहीं भी लगा सकते, तो यहां से फार्मूला लिख कर लिया करो। ये जो मैंने आपको ये लिखी है, ये चीज समझ लगी है। 90 रुपए लेकर 100 के डेटर खत्म किए, कैश ऐड कर दिए, डेटर माइनस कर दिए, और वो करंट एसेट में होना है, तो आप चेक कर लो आपका आंसर पहले से कम हो। डन होगी बात। चलें जी नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशो। देखिए इफेक्ट कहां पर जा रहे थे, कस्टमर पे, कैश पे, डिस्काउंट अलाउड पे, और मैं यहां पर क्या फाइंड करना चाह रहा हूं, स्टॉक टर्नओवर रेशो। नो इफेक्ट। स्टॉक टर्नओवर में तो कॉस्ट ऑफ सेल आती है, और क्या आता है, एवरेज स्टॉक। नो इफेक्ट। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स डिक्रीज हो जाएगा, वजह प्रॉफिट कम हुआ है ना, तो रिटर्न भी कम है। क्विक रेशो, क्विक रेशो, क्विक रेशो भी वही होती है, ये भी कम होगी स्टॉक के अलावा। अब मैं एग्जांपल लिख देता हूं, मैं कहता हूं कि आपकी जो क्विक रेशियो है वो सपोज दैट 400 ओवर 100 है। कैश आया, डेटर कम हो गया, डिवाइडेड बाय 100। पहले आंसर 4 आ रहा था, अब आंसर चेक कर लो, पहले से कम आए, क्योंकि ओवरऑल एसेट्स कम हो गए। कुछ आइडिया हुआ रेशियो के इफेक्ट्स लेने का। चलें जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनाब, ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफ 90 days which would increase sales at existing margin। वो कहता है सेल्स बढ़ गई है उसी मार्जिन के ऊपर। जी जनाब, सेल्स आपकी बढ़ गई है उसी मार्जिन के ऊपर। एक बात याद रखिए, वो खुद कह रहा है उसी मार्जिन के ऊपर, मार्जिन तो चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ यूनिट सेल ज्यादा बढ़ी है लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज चेंज नहीं। हाँ, एक बात याद रखें, मार्जिन कम हो जाए जीपी कम हो जाता है, मार्जिन ज्यादा हो जाए जीपी ज्यादा हो जाएगा। और अगर मार्जिन चेंज ही ना करो, वो जितने यूनिट मर्जी सेल कर लो, आपके ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई फर्क नेट प्रॉफिट के ऊपर पड़ सकता है। वजह, क्योंकि नेट प्रॉफिट सेल ज्यादा आएगी, जो नेट प्रॉफिट के अंदर अदर एक्सपेंस आते हैं वो वही रहेंगे, फिक्स एक्सपेंस तो ज्यादातर वही रहते हैं ना। सेल ज्यादा होने से एनपी ज्यादा होती है, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होने के कोई चांस। एग्जांपल के साथ चलें, आप एग्जांपल लिख लो। आप जनाब 10 यूनिट बेचते हो, 10 यूनिट बेचते हो एट द रेट ऑफ
₹20 एट द रेट ऑफ रुपीज, कितना आपके पास टोटल सेल आ गई? 200। और मैं कहता हूं जो 10 यूनिट्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो है ₹15 हर यूनिट की। तो कॉस्ट कितनी आ गई? 150। प्रॉफिट कितना आ गया? और अगर मैं आपको इससे जीपी रेशियो फाइंड करवाऊं तो जीपी ओवर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय कितना आंसर आ गया? 50 over 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25%। अब जरा गौर फरमाइएगा, अब आपने यूनिट बेचे हैं 25 एट द रेट ऑफ 20, मतलब उसने कहा है मार्जिन चेंज, इसका मतलब सेल प्राइस पे कोई फर्क। 25 यूनिट की कॉस्ट भी 25 यूनिट की आएगी। अब आप चेक कर लें, 25 को 20 से मल्टीप्लाई करें, कितना? 25 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 375। प्रॉफिट कितना आया? 120। लो जनाब, 125 को 500 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25% ही आएगी। बात समझ लगी? एक बात याद रखें, क्वांटिटी ज्यादा सेल होने से, क्वांटिटी ज्यादा सेल होने से कभी भी मार्जिन चेंज नहीं होता, हमेशा क्या चेंज होगा? एनपी चेंज होगा। एनपी क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसके अंदर जो अदर एक्सपेंस आते हैं उसमें कुछ एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं। सेल ज्यादा होगी, एक्सपेंसेस वही रहे, एनपी रेशियो पहले से बढ़ गई। तो जनाब पहले में आपने बता दिया कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। नेक्स्ट आपने बता दिया एनपी के ऊपर पहले से कम होगा ज्यादा, पहले से ज्यादा होगा, और सेल जो बढ़ गई। अब जरा आ जाए नेक्स्ट, इंतहाई इंटरेस्टिंग है, दोबारा सुने। ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफ 90 डेज। क्रेडिट टर्म्स का मतलब क्या है? हमारे क्रेडिटर्स ज्यादा है, हमारे क्रेडिटर्स आगे वो कहता है ऑफ विच वुड इंक्रीज सेल्स एट एग्जिस्टिंग मार्जिन, जिसकी वजह से हमारी सेल्स भी पहले से बढ़ गई, सेल भी बढ़ गई। अब आप मुझे बताएं, सेल्स की बढ़ने से हमारा कैश ही बढ़ेगा या डेटर बढ़ेंगे? और सेल बढ़ने से हमारे कैश बढ़ेंगे या हमारे करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? करंट रेशियो। जल्दी बताएं, नमाज का टाइम हो गया। जब हमारी सेल्स बढ़ेगी, एंट्री पास होगी कैश टू सेल या डेटर टू सेल, इसका मतलब है या कैश बढ़ेगा या डेटर बढ़ेंगे। तो कैश या डेटर बढ़ने से हमारा करंट एसेट्स पहले से बढ़ते हैं, हमारे डेटर्स या कैश पहले से। ये बात कंफर्म हो रही है कि सेल्स बढ़ रही है? सेल्स बढ़ने से कुछ ना कुछ ना कोई तो एसेट बढ़ेगा ना, या कैश बढ़ेगा या डेटर्स बढ़ेंगे। तो अगर चाहे कैश बढ़ेगा चाहे डेटर बढ़ेंगे, करंट रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा? करंट रेशियो पहले से बढ़ जाएगी। सेल्स हमेशा, सेल्स के बदले कोई ना कोई एसेट ही बढ़ता होगा क्योंकि वो रेवेन्यू हमारा है। जनाब करंट रेशियो भी हमारी बढ़ जाएगी। आप ना कंप्लीट उसके इफेक्ट देखा करें। आपके दिमाग में कोई बात आ रही है, पूछें कि सर इससे ये भी तो हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। आप में से किसी ने ये नहीं कहा सर स्टॉक भी तो कम हो रहा है, सेल होने से स्टॉक भी तो कम हो रहा है, लेकिन हम जब कैश लिखेंगे तो कैश में तो प्रॉफिट भी शामिल होगा, कम कीमत से होगा, और जो सेल होगी वो ज्यादा वैल्यू से। बात समझ लग गई? चले जनाब, नेक्स्ट आप बताएं, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट बढ़ जाएगा क्योंकि एनपी बढ़ गया है। क्विक रेशियो, स्टॉक टर्नओवर टाइम, हाँ ये भी बात कर लेते हैं। स्टॉक टर्नओवर टाइम की फार्मूले पे जाएं। स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला क्या है? सर अजान हो कॉस्ट रही ऑफ है सेल्स ओवर स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय टाइम। हाँ जी, हमने एक स्टॉक बेचा, स्टॉक कम होगा ज्यादा? कम होगा। और वो जो स्टॉक बेचा वो कॉस्ट ऑफ सेल, स्टॉक जो बिक जाता है उससे कॉस्ट ऑफ सेल कम होती है ज्यादा? एक मिनट कोई हाल नहीं। अब जरा देखिएगा, मैंने
मैंने 100 रुपए वाला स्टॉक सेल किया, जितने का भी सेल किया, 120 का या जितने का भी, क्लोजिंग स्टॉक से ये आउट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक से ये कॉस्ट ऑफ सेल में चला गया। कॉस्ट ऑफ सेल को कहते क्या, वो स्टॉक जो सेल हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है, वो स्टॉक जो सेल हो गया। अच्छा आप लोग, कॉस्ट ऑफ सेल कहां से आती है, जो स्टॉक सेल होता है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाता है और वो किधर चला जाती है अमाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल में। कॉस्ट ऑफ सेल पहले से बढ़ जाएगी, स्टॉक पहले से कम हो जाएगा, ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो स्टॉक सेल होने से कॉस्ट ऑफ सेल हमेशा बढ़ती है। स्टॉक सेल होता है, एक सेल बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है, स्टॉक कम हो जाता है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि IS2 आपने नहीं पढ़ा, स्टॉक सेल होने की एक एंट्री ये भी होती है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ये कुछ लोगों ने IS2 थोड़ा सा पढ़ा है, IS2 पढ़ा है ना किसी ने। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल में वैल्यू प्लस हो रही है, और इन्वेंट्री क्रेडिट होने का मतलब क्या है, इन्वेंट्री पहले से कम हो रही है। अब कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दो, इन्वेंट्री कम कर दो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बढ़ जाएगी। चलें जी नेक्स्ट। हाँ जी लास्ट देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा क्विक रेशियो पे भी इंक्रीज आ जाएगा, करंट रेशियो इंक्रीज हुई थी ना, क्विक रेशियो भी बढ़ जाएगी। इसको आपने खुद देखना है। लास्ट वन इज डिस्पोज्ड ऑफ सम नॉन करंट एसेट्स एट गेन। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, बड़े ध्यान से आपने सीखनी है। आपने एक एसेट बेचा, 50 रुपए वाला 70 में बेचा। अब इसके इफेक्ट क्या आएंगे, 50 से हमारा नॉन करंट एसेट कम हो जाएगा, डन। प्रॉफिट मेरा 20 से ज्यादा हो जाएगा। करंट एसेट में कोई फर्क पड़ेगा, करंट एसेट में या रिसीवेबल आएगा या कैश आएगा, इसका मतलब है करंट एसेट भी मेरे बढ़ जाएंगे। अगर मैं इसका ओरिजिनल तरीका बताऊं, एंट्री पास करूंगा, कैश डेबिट, एसेट क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, यही होना है। मैं अमाउंट लिख देता हूं 100 80 20 अज्यूम कर दिया मैंने। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैंने फिलहाल नेट करके लिख दिया। कैश में इजाफा हुआ तो किस किस रेशो में इजाफा हुआ, करंट रेशो में भी और क्विक रेशो में भी, क्योंकि ये कैश उन दो में जा रहा है। एसेट्स कम हो रहे हैं, एसेट्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब है नॉन करंट एसेट्स कम हो रहे हैं। इसमें एक नॉन करंट एसेट वाला है ना, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, ये उसको इफेक्ट करेगा। जा 20 किसको इफेक्ट करेगा, प्रॉफिट को। क्या ये जीपी को भी इफेक्ट करेगा, जीपी को ये इफेक्ट, पहला काम हो गया कि जीपी पे कोई इफेक्ट नहीं है, जीपी पे कोई इफेक्ट नहीं है। एनपी रेशो पे बढ़ जाएगा, करंट रेशो बढ़ जाएगी। करंट रेशो क्यों बढ़ेगी, वो उसको बेच के जो पैसे आए हैं, क्योंकि लायबिलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टॉक टर्नओवर नो इफेक्ट, क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ सेल और स्टॉक है। अब आ जाए रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, पहले से बढ़ेगा या कम होगा, आप जरा सोचे, जरा खामोशी। डिनोमिनेटर कम हो रहा है, हाँ 80 का एसेट नहीं, 80 का एसेट चलो 100 का बेचा है, प्रॉफिट बढ़ा, इसका मतलब है प्रॉफिट ऊपर आ रहा है, ऊपर वाली अमाउंट बढ़ रही है, नीचे वाली अमाउंट कम हो रही है, तो इफेक्ट क्या आएगा, इंक्रीज होगा। अब जरा फिर भी देख लेते हैं। देखिए आपके पास प्रॉफिट था, सपोज पहले वाला प्रॉफिट ये था 100, और आपके पास एसेट्स पड़े थे मैं कहता हूं 800 के, ठीक है। अब इस एसेट की वजह से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, और गेन इसके अंदर ऐड हो जाएगा ना। एसेट कम हो गए, ज्यादा कम, 80 से 720 हो जाएगा। आप चेक कर लो, इसका न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर तब भी बढ़ेगा। चले जनाब लास्ट, क्विक रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा। चले जनाब हमारा सवाल हो गया पूरा। ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन था, और इसमें आपने थोड़ा सा, अगर आपने पहले ये सवाल किया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया ना तो ये बहुत दुख की बात है।
आपने लाजमी ये सवाल ट्राई करके आना था। ठीक है जनाब, नमाज के बाद फिर क्लास करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर।